हेलो एवरीवन। हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पूर्वालोकन है। ऐसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, एंड टॉपिक वाइज रखे हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे वो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के आज 2 चैप्टर्स कर लेंगे, जिसमें आता है आज हमारा द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला टॉपिक है उसका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जो पहला हमारा जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें हमारा प्रोविज़न हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट करो सुप्रीम कोर्ट, वो भी कैलकटा में। तो आंसर भी देख लेते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट of 1773 made a provision for the establishment of Supreme Court at Calcutta, which is established हुआ था 1774 में। तो हमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी नोट डाउन करनी है। और जो सर एलिजा एम्फे थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले है कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये करेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, लेमिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि सर एलिजा एम्पे बने थे, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, ओनली वन आंसर सही है। अब यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो हमें बताना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कब आया था, ठीक है। हाँ, अभी हमें ये पता ना कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था, 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमें यहाँ से सॉल्यूशन हमें मिल भी जाएगा। अब बी का ए है, ठीक है। ये बी का ए सिर्फ एक में ही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेशन से हो गया, सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन बता दी। तो और बाकी देख लेते हैं, बाकी क्या क्या थे हमारे, चलो यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1774 है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, उसमें इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बोला था। ये चार्टर एक्ट 1813 था, जिसमें परमिशन फॉर इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। इसके साथ साथ और भी बोला था ना कि 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। एंड द चार्टर एक्ट 1833, इसमें बोल रखा था कि अपॉइंटमेंट करना है लॉ मेंबर इन अ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो हमने 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट देख ली है। सबसे पहले हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये हमारा पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ठीक है, ये हमें मिला था 1813 के चार्टर एक्ट में। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये होता है चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना ट्रेड। ये होता है 1813 के उसमें हुआ था, ठीक है। कभी भी हमारा 18 ये जब जहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना, तो हमारा उसमें ऑप्शन ये आ जाएगा 1813 का चार्ट है। बट ये पूरा बोलेगा कि सब चीज़ हटा दिया, तो मतलब नॉट ये मोनोपोली सब चीज़ से हटा दी थी, तो उसमें चार्ट एक्ट 1833 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। दो द चार्ट एक्ट 1813 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली with India, except for the trade in tea and trade with China, whereas the Chart Act of 1833, all the commercial activities of companies were abolished, and thereafter the company was perform only political function. Next question है, which act for the first time made it possible for Indians to take some share in administration of their country, ठीक है। तो ये इंडियंस को जो शेयर मिला था एडमिनिस्ट्रेशन करने का, वो चार्ट है 1833 से मिला था पहली बार, फर्स्ट टाइम ना। क्वेश्चन ये होगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या दिया है।
So the most important provision of Charter Act 1833 was Section 87, which stated that no Indian nor any native subject of the crown shall, by reason only of religion, place of birth, descent, color, and or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the company. This was the first legal provision that opened the way for Indians to to enter administrative post. Okay, by the Indian Council Act 1861, Indian were admitted for the first time for the Legislative Council as nominated member. अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम एंट्री मिली थी वो 1861 है. अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में अगर हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया तो 1861, और एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री फर्स्ट टाइम कब मिली थी तो वो था हमारा 1833 के उसमें. ठीक है. फिर है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट. ठीक है. डिस्कस द बजट का मिला था 1892 में. ठीक है. जो हमारा 1892 का एक्ट था उसमें डिस्कस कर रखा था कि बजट को डिस्कस करने की पावर मिल गई थी. तो हमारा द इंडियन काउंसिल एक्ट of 1892 enlarged the function of legislative council. Under this act, it was given the power to discuss the budget, but not the right to vote on it. Under this act, members were also allowed to ask questions to the executive after giving 6 days prior notice, but they were not allowed to ask supplementary question. ठीक है. 1892 के उसमें बजट को डिस्कस करने का मिला था, पर लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं था कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. बाई कैमरल कब बना था? ये हमारा 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के उसमें बाई कैमरल बना था फर्स्ट टाइम. ठीक है. बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 a bicameral legislature was established at the center. The upper house was called the Council of State, while the lower house called Central Legislative Assembly. ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा with reference to Indian civil services, which of the following is correct? Government of India Act 1919 provided for separate examination for the state Indian civil service which was to be held in India. फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि इंडियन सिविल सर्विस. अच्छा, ये हमारा जो है करेक्ट है क्योंकि इसमें 1926 वाले में हमारा सिविल सर्विस बोर्ड बना था. ठीक है. इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वर मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियन. हाँ, उसके बाद बढ़ गया था 1941 में, कुछ आया था इसमें भी. ठीक है. देख लेते हैं पूरा सॉल्यूशन. द मॉडर्न मेरिट बेस्ड इंडियन सिविल सर्विस बिगिन हुई थी 1854 में. तो ये हमारा पहला हमें इम्पोर्टेंट याद करना है कि मेरिट बेस्ड इंडियन सिविल सर्विस का क्या है, बिगिन हुआ था 1854 से विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस कमीशन इन लंदन. वहाँ पे सिविल सर्विस कमीशन लंदन में बन गया था. एंड फ्रॉम 1855 the competitive exam for it began to be held there. Despite the continuous demand of Indians, this examination continued to be held in London and not in India. Finally, under the rule framed in accordance with the provision of the Government of India Act 1919, जो हमारा ICS एग्जामिनेशन को इंडिया में भी होने लगा. ठीक है. फ्रॉम 1922 फर्स्ट एट इलाहाबाद और बाद में हुआ था दिल्ली में. ठीक है. बाय द एंड ऑफ 1930 द प्रोहिबिशन ऑफ यूरोपियन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस हैज़ डिक्लाइंड एंड बाय 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस इन सिविल सर्विस हैड बिकम हायर देन द यूरोपियन. ठीक है. तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है कि इंडियन को अलावा कब किया था, 1990 के एक्ट में हुआ था, और फिर बाद में पहले इंडियंस कम थे, फिर बाद में 1941 तक इंडियंस का परसेंटेज ने ओवर रूल कर दिया था, मतलब ज़्यादा हो गए थे इंडियंस एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन. ठीक है. क्योंकि ओपन हो गया 1919 वाले एक्ट से हुआ था, हमें ये याद रखना है. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस with 120 members were
was created. अच्छा, ये चैम्बर ऑफ प्रिंस विथ 120 मेंबर्स, ये बना था वहाँ 1919 के एक्ट से, ठीक है. With the British Royal Assent to the Government of India Act 1919. अच्छा, इसको नरेन मंडल भी बोलते हैं. अगर हमारा क्वेश्चन आ गया कि नरेन मंडल आएगा या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंस, तो ये हमारा बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है, जिसमें हमारे 120 मेंबर्स थे फॉर द Indian princely state. Though the proclamation issued by British King George V on 23 December 1919, it was inaugurated in February 1921. The power of the president to issue ordinance is a relic of Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Government of India 1909, Indian Independence Act 1947, ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. ऑल्दो इन ब्रिटिश इंडिया द गवर्नर जनरल हैड been vested with the power to issue ordinance without the permission of legislative council as early as the under Indian Council Act 1861. The power to president to promulgate ordinance in the Indian Constitution. Indian Constitution जो ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर वो आर्टिकल 123 में है. इज इंस्पायर्ड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड हुआ है वो कहाँ से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ऑर्डिनेंस आएगा तो 1935 वाला कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया. अगर फेडरल कोर्ट आ गया ये भी 1935 के वाले से आ जाता है, ठीक है. फेडरल कोर्ट बोला है यहाँ पे, ठीक है. फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुई थी 1935 के से, ठीक है. द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 October 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज सर म्यूरे ग्यूअर, ठीक है. सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज नॉट इंक्लूडेड, अच्छा ऊपर नहीं दिया है तो इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है, करेक्ट आंसर. तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश है, 1937 में हुई थी, और कौन से एक्ट से, 1935 के एक्ट से हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है. अंडर विच ऑफ द विच एक्ट वॉज डायरेक्टली इस्टेब्लिश एट द सेंटर. तो हमारा जो अगर यहाँ पे डायरेक्टली एट सेंटर बोलेगा 1935 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वैसे प्रोविज़न जो था 1990 में था. डायरेक्ट की आएगा तो 1990 में, पर लेकिन अगर ये बोलेगा डायरेक्ट की आर्ट सेंटर तो 1935 आ जाएगा. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजन वॉज मेड फॉर डायरेक्ट एट द सेंटर, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंडिया फेडरेशन एंड abolition of डायरेक्ट एट द province. The provision for the diarchy in the province had been made by Government of India Act 1919, ठीक है. प्रोविंस के लिए 1919 में था and it was abolished by the Act 1935. Under the provision of the diarchy at the center, the federal subjects were divided into two parts, reserved and transferred. However, the provision relating to diarchy at the center and the proposed Federation of India could never be implemented in practice because the federation scheme never actually came into existence as the princely state did not join. अच्छा, princely state ने join नहीं किया था तो ये रियल में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, पर लेकिन इसका अगर प्रोविज़न आएगा तो हम लोग लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सेंटर में, और अगर प्रोविंस में आएगा तो 1919 वाला, ठीक है. विच एक्ट एस्टैब्लिश्ड the system of diarchy at the center, same question, and government of India Act 1935. Question number 12 है, a federal system and diarchy at the center was introduced in India by, ठीक है. सेंटर का है तो 1935 आ जाएगा, सभी जगह वही है, ठीक है. सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग. द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द स्कीम लेड डाउन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सेम ही है, ठीक है. इन द 7th शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 उसमें हुए थे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इन एडिशन टू अबॉलिशन ऑफ डायरेक्टी इन द प्रोविंस which marked the beginning of provincial autonomy, provision was made for introducing diarchy at the center. It
It also included a provision for establishment of All India Federation. This federation was to be formed by combining the provision of British India, the Chief Commissioner province and princely state. But the federation arrangement could never be implemented. In the federation proposed under Government of India Act 1935, the residuary power were vested इन गवर्नर जनरल ऑफ वर्से. ठीक है, सेम इसका सॉल्यूशन दे रखा है. ठीक है, फिर है हमारा द प्रोविज़न ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन. ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो मेजरली हमने लिया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था. तो ये जो हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन है ये भी हमारा 1995 के एक्ट से है. फिर है विच एक्ट प्रोवाइडेड अ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, फेडरल वाला आएगा तो 1935 वाला आ जाएगा. फिर इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडरी पावर वर गिवन टू द फॉलोइंग. ठीक है, यही हमारी यूपीएससी का क्वेश्चन भी है. ठीक है, जो हमारा रेसिडरी पावर थी वो किसको मिली थी? गवर्नर जनरल को मिली थी 1935 के एक्ट से. और अभी किसको मिली है ये कमेंट में बता देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, एक तो हमारा रिटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पूछा है ना, नॉट है. तो बाकी हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आया था 1947 के बाद जब हम आज़ाद हो गए ना तब बना था. तो ये तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था 1935 के उसमें. तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है. दूसरा हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है था. इन्वेसाइजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन स्कीम का ऊपर हमने देखा भी. नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, ये भी था. वहाँ फर्स्ट वाला प्रोविज़न नहीं है. देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर अ written constitution for the country in the Government of India Act 1935. The first explicit reference to written constitution for the India to be framed by Indian Constitutional Assembly. ठीक है, और Constitutional Assembly किसके उससे बनी थी? कैबिनेट मिशन के उससे बनी थी ना. ठीक है, ठीक है, Constitutional Assembly was made by Cripps Mission. यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे शायद ये गलत दिया है, मैं एक बार कन्फर्म कर लूँगी इसको. ठीक है, द अदर 3 ऑप्शन वर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. वाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कि ज़्यादा प्रोविजन यहीं से लिया ना, तो ये तो ठीक है. इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, नहीं. इट इन्वेसेस पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है. ठीक है, वो तो माउंट बेटन प्लान था ना. इट अबॉलिश द नेटिव स्टेट, नहीं. ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं. इंडियाज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इज लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Therefore, it is regarded as the principal source of Indian constitution. The main provision of this act, हम लोग इसको देख लेते हैं सारे. Establishment of federal government, introduction of diarchy at the center, establishment of provincial autonomy in place of diarchy in the province, bicameral center legislature में किया है. Provincial governance system, provincial legislature जो हमारे जो bicameral जो था सक्सेस प्रोविंस में था, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, असम, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल. ठीक है, फिर डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जहाँ पे फेडरेशन रिलेटेड होगा तो 1935 के उससे आएगा. ठीक है, फिर हाउएवर सिंस द फेडरल पार्ट ऑफ एक्ट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, its provision relating to federal government and hierarchy at the center did not came into operation and the system introduced under the government of India Act 1919 continued. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बर्मा का सेपरेट इंडिया से कब किया था. ये था हमारा 1935 के एक्ट में ही था. ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजन वॉज मेड फॉर द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया एंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ Burma Act 1935, Burma was separated from India and become the separate crown colony on 1st April 1937. ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर वाला हो गया है. सेकंड चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं ताकि इसको भी हम लोग अभी कर लेंगे.
इसमें हमारे 24 क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने पहले एक टॉपिक करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग कल करेंगे। ऐसे करके हम लोग पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपके पास कोई सजेशन होंगे तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उस कुछ इम्प्रूव कर लूँ। ठीक है, थैंक यू।